हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमनिफाई। सो गाइस, आज हम लोग करेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। जो ये हमारा एक्ट आया है, ये हमारा आया है क्राउन के रूल के अंडर में। ठीक है, इससे पहले हमारे ऊपर कंपनी का रूल था। बट क्या होता है कि 1858 में क्राउन यहाँ पे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल लेते हैं और उसके बाद हमारे कुछ एक्ट्स आते हैं, जिसमें से हम एक एक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, राइट, जो कि हमारा गुड गवर्नेंस का एक्ट था। अगर आपको ये नहीं पता, देन यू पीपल कैन चेक आउट द प्रीवियस क्लास। ओके, तो हमारे एक्ट का नाम है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। पहले इसका नाम ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो काउंसिल्स का मतलब क्या होता है? जो असिस्ट करने के लिए बॉडीज बनती थी, ठीक है, जो आपकी वॉइस रॉय को या गवर्नर्स को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए जो बॉडी बनती है, जो लोगों का ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते थे? काउंसिल्स बोलते थे। अब ये इंडियंस क्यों है? देखो, होता क्या है, इसका नाम इसीलिए पड़ा है यहाँ पे इंडियन काउंसिल्स, क्योंकि जो ये काउंसिल्स है ना, इन पे बहुत ज्यादा इस एक्ट में जो है वो फोकस किया जा रहा है। और फोकस क्यों करा जा रहा है? ताकि वो इंडियन को, ठीक है, इंडियंस को या फिर इंडिया को क्या कर पाए? गवर्न कर पाए ये काउंसिल्स। समझ में? इसका नाम इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 क्यों पड़ा? क्योंकि पहली बात तो ये 1861 में आया था, ठीक है, ये एक एक्ट था। दूसरा, क्यों काउंसिल्स क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो एक्ट है वो इर्द गिर्द किसके घूम रहा है, किस पे इसका मेन फोकस है? इस एक्ट के जो प्रोविजंस है उनका मेन फोकस काउंसिल 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 काउंसिल्स पे है। ठीक है, और इंडियंस को भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, राइट। और ये जो काउंसिल्स को इतना फोकस करा जा रहा है, वो किसके कॉन्टेक्स्ट में फोकस करा जा रहा है? इंडियंस के। ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट को लेके, इंडिया की गवर्नेंस को लेके फोकस करा जा रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, तो बढ़ते हैं इसके फीचर्स के साथ में आगे, राइट जी। ओके, तो बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये क्या है? एक एक वर्ड को समझते चलेंगे। बिगिनिंग का मतलब आप जानते हो, शुरुआत, राइट। देखो, यहाँ पे कुछ लोग ये मत सोचना कि मैम आप एक एक वर्ड का मतलब क्यों समझा रहे हो यहाँ पे, कि यहाँ पे हमको इंग्लिश की क्लास तो करने नहीं आए हैं। तो देखो, मेरा यहाँ पे पर्पस आपको इंग्लिश पढ़ाना नहीं है, मेरा पर्पस है उस चीज का मतलब आपको इसलिए समझाना ताकि आपके जो चीजें है ना वो अंदर बस जाए, आपको रट्टा ना मारना पड़े, राइट। तो यहाँ पे सबको पता है अभी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। मैं यहाँ पे बताऊंगी तो आप बोलोगे कि आप हम इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको क्या करा रही हूँ, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का मतलब हम जानते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? देखो, मान लो ये ए ग्रुप के 10 लोग हैं, ये बी ग्रुप के 10 लोग हैं, ये सी ग्रुप के 10 लोग हैं, या ये इंडिया के 10 लोग हैं, ये चाइना के 10 लोग हैं, ये अमेरिका के 10 लोग हैं। तो इन 10 लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्सन आया, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्सन आया, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्सन आया, ठीक है, या फिर इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉडी आ गई, ठीक है, एक संस्था आ गई, एक ऑर्गेनाइजेशन आ गई, कुछ भी बोल लो, जिसका नाम मैंने दे दिया इंडिया वाली का इंडियंस। ठीक है, इंडियंस ने दिया इंडियन ए। ठीक है, चाइना वालों को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 लोगों को एक बॉडी उठ के आ गई, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन उठ के आ गया, जिसको मैंने नाम दे दिया चाइना एबीसी। ठीक है, वैसे ही एक अमेरिका का आ गया। तो ये रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हुए, क्या हुए? रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हुए, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर पीपल या पर्टिकुलर एक चीज को टारगेट कर रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको आगे सबके सामने। समझ में आया? तो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? ये उन ऑर्गेनाइजेशंस को या उन बॉडीज को बोला जाता है, या ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता है, ठीक है, जो बहुत काफी एक बड़ी चीज को, आप बड़ी चीज में लोग भी ले सकते हो, एरियाज भी ले सकते हो, ठीक है, कम्युनिटी ले सकते हो, कोई रेस ले सकते हो, जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की बिगिनिंग कैसे हुई? जो इंस्टीट्यूशंस थे, इनमें इंडियंस को लाया गया, बहुत सारे इंडियंस को क्या करने के लिए? रिप्रेजेंट करने के लिए। कुछ इंडियंस निकल के आए, जो कि इतने सारे इंडियंस के क्या बन के आए? आवाज बन के आए। अब देखो, मान लो इस क्लास में ना 50 बच्चे हैं, ठीक है, अब उन 50 बच्चों का एक लीडर है, राइट। तो उन 50 बच्चों का एक लीडर है, तो 49 बच्चों का लीडर हुआ, 50 तो वो खुद हुआ, राइट। अगर 50 बच्चे हैं तो 50 में से एक तो वो खुद भी है, तो 49 बच्चों को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? जो 50th नंबर पे उनका लीडर है। ठीक है, अब उन 49 की जो भी प्रॉब्लम होंगे, उनके मन में जो भी थॉट्स होंगे, जो भी उनके विचार होंगे, उन सबको
वो 49 तो नहीं बोलेंगे, पर उनके बिहाफ पे बोलने के लिए एक पर्सन आएगा, ठीक है, तो वो उनको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। और वैसे अगर कोई इंस्टीट्यूट उनका रिप्रेजेंट करे तब उसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, या कोई बॉडी। अब इनकी शुरुआत करी गई, ठीक है, ऐसी बॉडीज की शुरुआत करी गई जिनमें कुछ लोग रिप्रेजेंट करने आएंगे किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, ठीक है, बाय एसोसिएटिंग इंडियंस। क्या करा गया, जो ये इंस्टीट्यूट्स बने, मतलब जो ये इंस्टीट्यूशन, जो ये काउंसिल्स हैं, इनके अंदर इंडियंस को लाया गया, क्या करा गया, एसोसिएट करा गया, उनको लाया गया किसमें, लॉ मेकिंग प्रोसेस में। क्या होता था, हमारी गवर्नर जनरल की जो थी, या वॉइस रॉय आप कह सकते हो, अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थी, उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपैंड करा गया था, 6 नए मेंबर्स और आए थे। ये कौन से एक्ट के अंदर में आए थे, ये आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अगर नहीं पढ़ा तो जाके चेकआउट कर सकते हो आप लोग इस प्लेलिस्ट को, जो एम लक्ष्मीकांत की आपकी प्लेलिस्ट है। ओके जी, वापिस आओ। उस एक्ट के अंदर एक चीज हुई थी कि जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनके फंक्शंस को 2 हिस्सों में डिवाइड करा गया था, ठीक है, एक लेजिस्लेटिव और एक एग्जीक्यूटिव। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको एक्सपेंड करा गया था, बोला गया था कि 6 नए पर्सन और लेके आओ, ठीक है। तो उसी एक्सपेंडेड काउंसिल में क्या करा गया, रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि इनको, हमारे इंडियंस को, किसमें, लॉ मेकिंग प्रोसेस में। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, इन्होंने कोशिश तो करी इंडियंस को लाने की। इन्होंने बोला कि पहले ना ये लोगों का खून बहुत गर्म है, ये लोगों ने पहले दंगा कर दिया था 1857 में, हमारे खिलाफ आवाज उठा दी थी। उसके बाद 58 में इनका एक एक्ट आया था कि हम लोग सुधार करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड 3 साल के बाद, या 58, 59, 3 साल के बाद ये वाला एक्ट आता है आपका। ये वाला एक्ट में इनको लगता है यार कि अब इंडियंस को ना हम लोगों को ऐड कर लेना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जिस चीज को आप कंट्रोल करना चाहते हो, जिन लोगों को आप कंट्रोल करना चाहते हो, अगर उन्हीं में से उठ के कुछ लोग आपका साथ दे, ठीक है, या उन लोगों का माइंडसेट, उन लोगों के बिलीफ आप वैसे कर दो, तो आप उनको बड़े आराम से समझ के कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। किसी को कंट्रोल करना चाहते हो, किसी के ऊपर अपना रूल दिखाना चाहते हो, सबसे पहले आप उन लोगों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, उन लोगों की, उन लोग चाहते हैं क्या है, क्या नहीं चाहते। ये स्मार्ट वे होता है कि देखो, एक होता है कि जो जबरदस्ती से कंट्रोल कर लोगे, तो वो चीज कब तक रहेगी, जब तक उन लोगों के पास पावर नहीं है, जब तक वो आपको दबा नहीं सकते, ठीक है, वो आपकी सुनते रहेंगे ऐसे करके। ये कोई असल कंट्रोल है। स्मार्ट लीडर की पहचान ये नहीं होती है कि आप उन पर दबाव डाल रहे हो, नो, दिस इज नॉट द गुड वे टू कंट्रोल द पीपल, राइट। सो व्हाट इज द गुड वे नाउ, तो गुड वे ये है कि आप उनको कंट्रोल भी करो, और वो ऐसे ना करके अपना बोले भी, और उनको ऐसा फील भी ना आए कि वो दबे दबे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर उनको फील आ गया वो दबे दबे हैं, तो वो क्या करेंगे, उनमें एक टाइम पे एग्रेशन आएगा। अगर एग्रेशन आ गया तो वो खत्म ही कर देंगे। बट अगर उनको ऐसा फील ही नहीं हो रहा, उनमें वो एग्रेशन डेवलप ही नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, ठीक है, और आप बड़े स्मूथली क्या कर पाओगे, अपने काम को कर पाओगे। समझ में आ रहा है। तो इन्होंने बोला कि अब इंडियंस को हम लोग शामिल कर देते हैं इन काउंसिल्स में, इंडियंस को भी हम हिस्सा दे देते हैं कि भाई आप भी जो है वो, जो ये कानून बनता है आप सबके लिए तो बन रहा है, राइट। इंडियंस के लिए तो ये काउंसिल्स बनी गई है, यही काउंसिल्स मिलके वॉइस रॉय की हेल्प करके ये रूल्स को फॉर्म करती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स है, ये इंप्लीमेंट करती है ये, ठीक है। और कुछ काउंसिल हमारी लॉ बना रही है, जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो लॉ बना रही है। अब जो वो काउंसिल लॉ बना रही है तो वो इंडियंस के लिए बना रही है। तो अगर हम इंडियंस के लिए बना रही है तो कहीं ना कहीं ये भी तो चाहिए ना कि जिन लोगों के लिए बना रही है उन लोगों की भी उसमें कुछ राय हो, कुछ उन लोगों का भी उसमें कुछ बात हो कि हाँ अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करो, हमें ये चाहिए वो नहीं चाहिए। तो ये बोला गया कि आपको हम लोग किसका हिस्सा बना देते हैं, लॉ मेकिंग प्रोसेस का, कि आप लोग भी अपनी आवाज यहाँ पे उठा सकते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर कोई आपसे पूछे कि अच्छा इनको तो हक मिल चुका है कि आप अपनी आवाज उठा सकते हो, कि ये बोले कि सर ये वाला रूल हमें पसंद नहीं तो उसको निकालो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ अपनी सलाह दे सकते हो। ये इंडियंस जो थे सिर्फ एक एडवाइस कर सकते थे, सलाह दे सकते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। कोई कानून बन रहा है, कोई लॉ बन रहा है, इन्होंने बोला सर कि देखो ये हमारे हित में नहीं है, आप थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दो। अब मर्जी उनकी है, ठीक है, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि ये बेकार है, वो क्या कर लेंगे। इनके पास जो ये लॉ मेकिंग के प्रोसेस में जो पावर मिली थी वो लिमिटेड थी, अल्टीमेटली चलनी तो उन लोगों की है। बट यहाँ पे सिर्फ एक ना वो करा गया कि चलो यार इंडियंस के लिए बना रहे हैं, इनको भी थोड़ा एहसास करवा देते हैं कि हम लोग इनको भी थोड़ा क्या मानते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे मानते हैं, राइट। बट असल में पावर्स दे के भी इनके पास ना ही पावर्स थी। बट चलो कुछ तो शुरुआत हुई। कितने की बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सही बोला मैंने, घड़ा ही होता है।
घड़ा भरता है, ठीक है। तो बूंद बूंद से ही क्या होगा, इतना सा मिला। एक वक्त आएगा जब एवोल्यूशन आएगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव पार्ट्स में, लेजिस्लेशन में एवोल्यूशन आएगा, तो आगे जाके फुल ऑटोनॉमीज मिलेंगी, ठीक है, इंटरनल अफेयर्स की। तो धीरे धीरे करके ही तो एक नींव यहाँ से रख दी गई थी, ठीक है। अब वॉइस राय को दिया गया, एक राइट दिया गया दैट यू कैन नॉमिनेट, कुछ इंडियंस को आप नॉमिनेट करो, अपनी पसंद के ले आओ, जो आपको पसंद है कुछ इंडियंस को लेके आओ, ठीक है। उन इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है आप क्या करो, नॉमिनेट करो। नॉन ऑफिशियल वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि इनके पास इतनी पावर्स नहीं है, ऑफिशियल कैपेसिटी में इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है, ठीक है। जो हक एक ऑफिशियल मेंबर को दिए जाते हैं वो इनके पास में नहीं है, ठीक है। तो क्या करा गया, इसी एक्ट के बाद एक 1862 में जो हमारे लॉर्ड कैनिंग, जो हमारे वॉइस रॉय थे, इन्होंने क्या करा, 3 लोगों को, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव, ठीक है, इन तीनों को क्या करा गया, नॉमिनेट करा गया। किस चीज के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इनको क्या करा गया, नॉमिनेट करा गया, बट एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, नॉट ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। अब याद कैसे करें, अब देखो याद कैसे करना है, किसने करा किसने नहीं करा। इंडियंस कहते हैं ना हम कुछ भी कर सकते हैं, इंडियंस क्या कर सकते हैं, इंडियन पीपल कैन डू एनीथिंग, कैन हम कर सकते हैं, कैन, यस ऑफ कोर्स कैन, अरे वी कैन यार, यस यू नो वी कैन, यस। तो किसने नॉमिनेट करे, अरे हम सब कुछ कर सकते हैं तो हमें नॉमिनेट करो ना, बिकॉज वी कैन एवरीथिंग, या हम कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग, हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो कैन बोलो मेरे पीछे, मैं क्यों बोल रही हूँ, इसका पर्पस ये है कि बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रह पाता कि किस वॉइस रॉय ने जो था वो नॉमिनेट करा था राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव को, तो कैन ने, इंडियंस कर सकते हैं कैन, तो लॉर्ड कैनिंग, समझ में आ गया, तो लॉर्ड कैनिंग। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, गुड, ओके। अब ये नाम कैसे याद करें, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला कि इंडियंस ना कुछ भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ना वो राजे होते हैं, इंडियंस ना राज करते हैं सबके ऊपर, अगर वो सबके ऊपर राज करते हैं तो वो महाराजे होते हैं। और इंडियंस कैसे राज करते हैं, दिन में भी और रात में भी। देखो उन्होंने बोला इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं, इंडियन कैन डू एनीथिंग, राइट, क्यों, क्योंकि वो जो है ना वो राज कर सकते हैं, वो राजे होते हैं, और अगर वो राजे होते हैं तो वो, अगर वो राजे होते हैं और वो राज कर सकते हैं तो आप उनको महाराजा भी बोल सकते हो, ठीक है, आपको उनको महाराजा ही बोलना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो दिन में भी और रात में भी क्या कर सकते हैं, राज कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके याद हो गया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ठीक है। और पटियाला से आप कैसे याद कर सकते हो, पटियाला तो पीट कर भी हम लोग राज कर सकते हैं, राइट, हम पिटाई भी हम लोग कर सकते हैं, तो महाराजा ऑफ पटियाला। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना सारा, राइट, ओके। इस एक्ट के बाद से एक नया काम शुरू हुआ, एक नई प्रोसेस शुरू हुई जिसको हम लोग नाम देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो अगर आपने इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करा होगा ना, तो मैंने एक चीज बताई थी कि कब का एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जहां पे पहली बार चीजों को अथॉरिटी सिर्फ एक पर्सन को दी गई थी, एक अथॉरिटी को सारे हक देने की शुरुआत की गई थी, ठीक है, वहां पे शुरुआत हुई थी सेंट्रलाइजेशन की, ठीक है। अब उसके बाद वो इतनी पीक पे कब पहुंची, शुरुआत हुई फुल पीक पे, जहां मतलब अल्टीमेट सारी पावर एक अथॉरिटी को दे दी गई। वो कौन से एक्ट में पहुंची थी ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, मैं नहीं बताऊंगी, राइट, मैंने आपको याद भी करवाया था कब पहुंची कब नहीं पहुंची, राइट, ठीक है। बट अब जरूरत पड़ी कि यार एक पर्सन को इतना सर पे चढ़ा रहे हो, वॉइस रहे हो, सारी पावर्स दे रहे हो, दैट्स नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। अब देखो अगर एक इंसान को आप कुछ पावर्स देते हो वो थोड़ा टाइम सही चलेगा, आप उसको और पावर्स देते हो वो फिर सही रहेगा, थोड़ा सही रहेगा, और पावर्स दे देते हो वो ठीक है, बट एक वक्त आता है कि वो पीक पे पहुंच के ना, जब उसको सारी लगभग पावर मिल जाती है तो वो अपनी उसकी पोजीशन से ना डगमगाने लगता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा आ जाता है कि यार बस मैं ये सब कुछ, उस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी सीरियस मत लेना पढ़ाने का, ये थोड़ा ना ये मजाक मस्ती में इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग बने, क्योंकि जनरली चैप्टर ना सबके सर के ऊपर से जाते हैं और भूल जाते हैं चैप्टर को, तो थोड़ा मजाक मस्ती में पढ़ोगे तो मजाक मस्ती ही काम आती है जब हमें रिकॉल करना होता है चीजों को। तो अगर टाइम वेस्ट लग रहा है तो
3 people can decide wealth, right? ओके, तो मैं क्या बता रही थी, मैं खुद ही भूल गई क्या बता रही थी मैं। हाँ, कि एक ही चीज को आप अथॉरिटी दे दोगे तो वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा, बट और वो काम भी नहीं ढंग से करेगा। अब देखो इतने बड़े एरिया को अगर एक ही पर्सन कंट्रोल करे, अरे वो इसको करे, इसको करे या इसको करे, वो कितने सबके फैसले ले, ठीक है। तो फैसला ऐसा होना चाहिए ना कि एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो। कुछ भी फैसला ले लोगे, कुछ भी कंट्रोल कर लोगे तो सही थोड़ी ना है, ठीक है। अब एक ही पर्सन को सारे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे तो वो नहीं कर पाएगा उतने अच्छे वे में, वो काम ना तो एफिशिएंट होगा ना ही इफेक्टिव होगा। समझ में आया? तो इसीलिए इन्होंने कहा एक काम करते हैं, सुनो वॉइसरॉय जी, एक काम कर देते हैं हम कि आपको हमने बहुत सर पे चढ़ा दिया, आपको सबकी पावर्स हमने दे दी, पर अब हम ना थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा अपना दिल जो बड़ा है उसको वास्तव में हम लोग दिखाने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर से जो पावर छीन ली थी ना हम लोगों ने कि आप लोग कानून नहीं बना सकते, आपके ऊपर यही पर्सन जो है वो फैसला लेके सब कुछ आपके लिए यही करेगा, तो हम एक काम करते हैं, हम इन लोगों को, हम इन बेचारों को ना इनकी पावर्स वापस कर देते हैं कि आप अपने एरिया का फैसला खुद लो, जो आपके एरिया के हिसाब से, आपके इंटरनल अफेयर के हिसाब से आपके लिए सही बैठता है, आप उसके ऊपर खुद फैसला लो। तो ये हुई डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जहां पे अब एक अथॉरिटी के पास सारी पावर नहीं है, ठीक है, और भी जो नीचे चीजें हैं अपने एरिया से रिगार्डिंग, ठीक है, अपने एरिया को लेके उनके पास अपनी पावर से डिसाइड करने की, तो ये होती है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो इनकी पावर्स को क्या कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया, ठीक है। बॉम्बे एंड मद्रास की प्रेसिडेंट के गवर्नर्स की पावर्स को क्या कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया। फाइन, अब याद कैसे करोगे, तो जब इनको पावर्स मिल गई ना, इन्होंने बड़े ये ना बम वगैरह चलाए, अच्छे से बड़े बम चलाए इन लोगों ने, ठीक है, और ये लोग मैड हो गए। मैड तो जाओगे ना, वापिस आपसे कोई चीज छीन ली गई थी और आपको वापिस वो चीज मिल जाए तो आप लोग पागल, मैड हो गए, ठीक है, इनसेन फुली, राइट। तो इन्होंने बम वगैरह इतने फोड़े कि ओ यार बम फोड़ो, हम तो पागल हो गए, हमें क्या मिल गई है, हमारी पावर्स वापस मिल गई है। सो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज, राइट, गुड, ओके। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखो, एक और नई चीज हुई, मैंने बोला था ना ये सारी चीजें काउंसिल के रिगार्डिंग घूम रही है। पहले तो यहाँ पे इनको रिप्रेजेंटेशन मिल गया, एंड सबसे अच्छी चीज क्या हो रही है, देखो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बन रही है। अरे इंडिया इतना बड़ा है, उस टाइम तो डिवाइड भी नहीं हुआ था, तो कितना ही बड़ा होगा ये। वो अफगानिस्तान के बॉर्डर को टच कर रहा था ना, वहां तक जाके कितना एरिया था ये, देखो खुद सोच लो कितना एरिया था। तो अब एक ही काउंसिल जो है, जो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वॉइसरॉय की, अगर वो ही सबके ऊपर लॉज को इम्प्लीमेंट करने लगी, या कुछ सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, अगर वो ही सब कुछ लॉज जो है फ्रेम करने लग गए तो नहीं है यार। देखो पूरी इंडिया है, बहुत बड़ा एरिया है, अब एक ही सबके लिए रूल्स बना रही है, यहाँ के लोगों की कुछ और डिमांड है, यहाँ के एरिया के हिसाब से क्या है, कुछ और रिक्वायरमेंट्स है, तो आप उनके हिसाब से बनाओ ना। ठीक है, हमने मान लिया, ओके जी ठीक है, सबके लिए आपने एक ही खाना बना लिया, ठीक है, बट क्या पता किसी को उस खाने से एलर्जी हो, किसी को वो खाना पसंद ही ना हो, तो ना बनाना और ना बनाना क्या है, प्रॉब्लमेटिक का है ना, तो फायदा नहीं है, यूजलेस चीजें वैसे करके समझ सकते हो। तो इन्होंने बोला यार कि जो ये बड़े बड़े एरियाज है ना, इन पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर हम इन पे अपने हिसाब से कुछ भी थोप देंगे। तो काम करते हैं, बड़े प्यार से हम लोग ना इनको भी पावर्स दे देते हैं अपने एरिया के हिसाब से बनाने के लिए। तो देखो क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, राइट। इनको भी अथॉरिटी मिल रही है कि अपने एरिया के हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। तो भाई ऐसे कौन से लकी एरियाज थे जिनको ये चीजें मिली, जिनके लिए न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी। वो काउंसिल्स इनके गवर्नर के साथ में कुछ लोग जोड़े गए, जो लोग मिलके एक काउंसिल फॉर्म करेंगे और हेल्प करेंगे रूल्स फॉर्म करने के लिए इन एरियाज के लिए, ठीक है। एक्ट 1861 में इसने बोला कि भाई चलो बच्चों एक काम करो, फटाफट से न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाओ, क्रिएट करो, एस्टेब्लिश करो, ओके जी। किसके लिए, बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है जो हमारी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, और हमारा पंजाब। इसके लिए बनी 1862 में, इसके लिए बनी 1886 में, और इसके लिए बनी 1897 में। याद कैसे करना है हम ये देखते हैं। देखो बी में क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, ठीक है। 3 को अगर आप 3 बनाओ, अगर देखो ऐसे करके अगर आप 3 बनाओ, 3 में क्या बन रहा है, 1 and 2 बन रहे हैं, क्या 2 बन रहे हैं, ऐसे करके 6 बन रहा है, ठीक है, कैसे करके 6 बन रहा है, देखो ये 6 एंड ये 6, तो 2 6 बन रहे हैं। तो 1860
2 में। ठीक है, अब इसको कैसे याद करें, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को? यार इसको ऐसे ही याद कर लो, इसका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक मिनट, काउंट करें, 1 2 3 4 4 5 6 7, नहीं चलो 7 है ना, देखो 7 है ना, 6 + 1 7, तो 8 खुद लगा लेना अपने उससे, राइट, ऐसा याद कर सकते हो। और पंजाब, पंजाब को कैसे याद करोगे? P बन रहा है ना, P को उल्टा करना जरा, क्या बनेगा? 9 बनेगा। ठीक है, P को उल्टा करो, क्या बन रहा है? 9 बन रहा है। 9 1 2 3 4 5 6 6, और एक और ले लो खुद से, चलो ऐसे कर लो, देखो 9 8, ठीक है, 9 में से 8 के निकाल के 1 निकालो तो बचा 7, तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो, राइट। तो बंगाल, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और आपका ये पंजाब, इनके लिए क्या बनी गई? न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की क्रिएशन करी गई। आई होप आपको इतना समझ में आया। अगला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना, सुन लो मेरी बात ध्यान पूर्वक, राइट। ओके, कौन सा पॉइंट है? वॉइस रॉय। कहने को तो है कि इनसे कुछ पावर्स लेके दूसरों को उनकी पावर्स लौटा दी गई, तो भाई इनका हक ही नहीं था उस पर, इनका हक ही नहीं था, वो तो उन लोगों की पावर्स थी, तो वो तो हमने उन लोगों को दे दी, तो इनको इतना उससे उतार दिया। लेकिन फिर भी इनका दिल टूट जाएगा, इतना इतना बड़ा इनको सब कुछ पहले आप दे चुके हो और एकदम से ले लोगे, है ना, ले रहे हो तो कुछ दे दो यार थोड़ा उसके बदले में, उसे अच्छा ही दे दो ताकि इनका ना दिल थोड़ा रह जाए, टिक जाए। ठीक है, तो इनको बोला यार वॉइसरॉय, यार डोंट वरी, ओके प्लीज दिल छोटा मत करो, हमारे पास आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। वॉइसरॉय साहब बोले ऐसा क्या? वो क्या? तो कहते आ जाओ देते हैं। तो वॉइसरॉय को क्या मिला? विक्टर तो वॉइसरॉय क्यों ही, कैसे? बेशक थोड़ी सी पावर उनको दे दी है, इनसे थोड़ी कम जो है उम्मीद थी कि क्या करेंगे ये लोग, देंगे इनको, बट इन लोगों को दे दी गई है वो पावर्स, और इनको थोड़ी कम उम्मीद थी कि यार मुझे तो अब मेरी पावर कम हो चुकी है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बट इनकी उम्मीदों को थोड़ा इन्होंने क्या करा, थोड़ा कम मत रखो, आपको बता देते हैं, उनको दिया कि वॉइसरॉय को पावर दे दी गई, दैट वॉइसरॉय यू हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स एंड ऑर्डर्स। ठीक है, आपके पास क्या है, ये जो काउंसिल है ये अच्छे से काम कर पाए, इसका जो ये जो बिजनेस है इसका, ये अच्छे से अच्छे से काम कर पाए, स्मूथली चल पाए, तो उसके रिगार्डिंग यू कैन फ्रेम द रूल्स एंड द ऑर्डर। ठीक है, तो चलो यार ये पावर दे रहे हो आप मुझे, इसके बदले में यार आप मुझसे पावर्स ले रहे हो, आप उनकी पावर्स उनको रिटर्न करो, मुझे नीचा दिखा रहे हो। ठीक है, तो आप बस यही पावर दे रहे हो मुझे, कहते यार अरे वॉइसरॉय हमें अभी तक इतना ही समझ पाए आप, अरे ठहरो जरा, हमारे पास और भी चीज है आपके लिए, है ना, एक पोर्टली में हमारे पास एक और भी चीज है आपके लिए, एक और बेहद सुंदर सा गिफ्ट है हमारे पास आपके लिए। तो वॉइसरॉय खुश हो गए, तो कहते अच्छा कोई और भी गिफ्ट है, कौन सा गिफ्ट है? तो कहते वॉइसरॉय नाउ यू हैव द पावर कि आप इश्यू कर सकते हो ऑर्डिनेंस। क्या बोला मैंने? ऑर्डिनेंस। वॉइसरॉय भी शॉक हुआ था ऐसे आपकी तरह, है ऑर्डिनेंस, अब ये क्या होता है ऑर्डिनेंस? तो आगे जाके वैसे पढ़ने वाले हो, अभी के लिए समझा दूं। देखो क्या होता है, हमारे लॉज कैसे बनते हैं, पार्लियामेंट में बनते हैं। क्या होता है कि एक बात रखी जाती है, उस बात के ऊपर डिबेट्स होती हैं, फिर फाइनली क्या होता है कि वो पास होता है, प्रेसिडेंट साइन करते हैं और पूरा एक लॉ बनता है। जैसे लॉ बना कि रात के 12 बजे के बाद ना कोई भी नहीं नहाएगा, ठीक है, कोई भी सड़क पे नहीं नहाएगा। चलो ये मान लो ये हमने कटपटा सा कानून बनाना है, तो ये बात रखी कि हम एक काम करते हैं कि रात को ना लोग बड़ा सड़कों पे आके ना पानी वानी कर जाते हैं और रात को नहाते हैं गर्मी के दिनों में, क्योंकि थोड़ा ठंड का सुकून लेने आते हैं, ठंडी हवा का। तो ये कहते हैं कि इसको बंद करते हैं अब हम लोग ना, गवर्नमेंट कहते हैं बंद करते हैं। तो क्या करें, किसने ये बात सामने रखी, तो लोगों ने डिस्कस करा, ओके डिबेट करी, कोई कहता रखते हैं, कहता ये रूल बनाते हैं। चलो जी, बहुत सब लोगों ने बोला, मैक्सिमम लोगों की मेजोरिटी से आ गया कि ओके ये रूल को हम लोग बनाते हैं। प्रेसिडेंट साहब ने हमारे क्या कर दिया, सिग्नेचर कर दी और ये कानून लागू हो गया, बन गया ये कानून। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट अब किया जाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, राइट ओके। तो ये बन गया, बट ये कैसे बना, पूरे लोग बैठे, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बैठी, जिसने प्रॉपर एक बात को एक प्रॉपर लॉ के फॉर्म में बनाया, तो वो एक अलग चीज है। तो अगर कई बार क्या होता है ना, कई बार हमारी ये काउंसिल्स नहीं बैठ पाती हैं, जो सॉरी हाँ काउंसिल से लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये नहीं बैठ पाती हमारी पार्लियामेंट जैसे इंडिया में, कई बार नहीं चर्चा ऐसे नहीं हो पाती है, कोई इमरजेंसी आई होती है, मिल नहीं पाते हैं, डिस्कस नहीं हो पाता, डिबेट नहीं हो पाते, तब हमारे प्रेसिडेंट को अथॉरिटी मिलती है, स्टेट्स में गवर्नर्स को अथॉरिटी मिलती है, और वैसे ही उस टाइम पे
वॉइसरॉय को बोला, सुना मेरी बात, अगर कोई भी इमरजेंसी का टाइम है ना, कोई इमरजेंसी लगी हुई है यहाँ पे, तो हम आपको हक देते हैं ऑर्डिनेंस इश्यू करने का, मतलब एक ऐसा रूल या रेगुलेशन फ्रेम करने का जो कि आप बिना किसके परमिशन से, लेजिस्लेटिव काउंसिल के उसके बिना बना सकते हो और सिर्फ टेम्परेरी पीरियड के लिए बना सकते हो। पावर्स दी हैं पर थोड़ा इतनी भी नहीं दे दी कि अच्छा उनका कोई महत्व ही नहीं है, वो लोग कुछ डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं, कुछ पास वास कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है, किसी की मेजोरिटी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी पीरियड के लिए। इन्होंने बोला कि वॉइसरॉय जी देखो 6 मंथ तक क्या है, ये आपका कानून चलेगा, ठीक है, और उसके बाद ये अपने आप रद्द हो जाएगा अगर आप इसको एक्सपैंड नहीं करते हो आगे और किसी मंथ और किसी पीरियड के लिए, या फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये सहमति नहीं देती कि अच्छा ये कानून सही है इसको आगे चला लो, तो अपने आप 6 महीने में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसकी लाइफ कितनी रहेगी, 6 मंथ तक रहेगी। देखो मैं नीचे लिखा भी हुआ है, इश्यू करेगा ऑर्डिनेंस विदाउट कॉन्करेंस, मतलब विदाउट एग्रीमेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर कुछ इमरजेंसी कंडीशंस जो है वो बनी हुई हैं, राइट, तो क्या करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा कि आप कर दोगे इश्यू ऑर्डिनेंस, आप कुछ टेम्परेरी लॉ बना दोगे, रेगुलेशन बना दोगे, मान लो वो नहीं बैठ पाए, ठीक है, और हमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी में चाहिए था कि भाई ये रूल होना चाहिए कि रात को लोग 12 बजे सड़कों पे ना नहाए, तो इन्होंने निकाल दिया रूल, ऑर्डिनेंस निकाल दिया कि बन गया ये रूल, तो ये 6 महीने तक रूल वहां पे लागू होगा। और अगर 6 मंथ खत्म होने से पहले इन्होंने उसको और एक्सपैंड कर दिया तो वो आगे चलेगा, ठीक है, या फिर इस काउंसिल ने भी परमिशन दे दी, सहमति दे दी कि ओके ठीक है चलाओ तो चलेगा। अगर कुछ दोनों कामों में से कुछ ना हुआ, एक्सपैंड भी ना हुआ और इनकी सहमति भी ना आई, तो वो कानून वहीं पे खत्म, फिनिश हो जाएगा, कौन सा, जो इन्होंने ऑर्डिनेंस इश्यू करा था, ठीक है। ओके, एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि एक हमारे जो वॉइसरॉय है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, जो मैंने कैन से आपको याद करवाया है, तो लॉर्ड कैनिंग ने ना एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था, पोर्टफोलियो सिस्टम। अब आप यहाँ से गलती ये ले सकते हो, मतलब गलत समझ सकते हो कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, बताती हूँ उसका मतलब क्या है, धीरज रखो, रुको, वेट, सब्र, ठीक है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो था, आपको लगेगा कि उसके जो फादर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, तो फादर नहीं है ये, बहुत लोगों का योगदान है सिस्टम को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो एक हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम है जो कि लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस करा था कि भाई ये होना चाहिए ताकि एफिशिएंसी से एक इफेक्टिवनेस के साथ में जो गवर्नेंस है वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए, एडमिनिस्टर कर पाए। तो जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा था ये पोर्टफोलियो सिस्टम का कॉन्सेप्ट, तो इसको रिकॉग्नाइजेशन मिल गई थी इस एक्ट के अंदर कि ठीक है हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब हम ये क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। अब ये होता क्या है, और इन्होंने कब इंट्रोड्यूस करा था, 1859 में, 61 में इस एक्ट को क्या मिल गई थी, एक्सेप्टेंस मिल गई थी, रिकॉग्नाइजेशन मिल गई थी, राइट। अब क्या होता है, देखो हमारे इंडिया में पोर्टफोलियो सिस्टम में कैसे है, अब एक तो देखो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। अब क्या होता है कि हर एक मिनिस्टर को ना एक डिपार्टमेंट संभाल दिया जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे ना मान लो कोई फैक्ट्री है, ठीक है, अब किसी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, किसी में मान लो उसमें बैग्स बन रहे हैं, ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट है कि वो कलर करेगा, एक डिपार्टमेंट है कि वो स्टिच करेगा, एक डिपार्टमेंट है वो जिप लगाएगा, तो 3 डिपार्टमेंट है, राइट। तो पहले तीनों डिपार्टमेंट के एक पर्सन अथॉरिटी लेगा कि तीनों की चेकिंग करेगा, तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और तीनों के लिए फैसले लेगा। बट हमने कहा हम एक काम करते हैं, इनके ऊपर चलो एक है मान लिया, बट तीनों डिपार्टमेंट का ना, देखो मान लो कि उस फैक्ट्री में टोटल ना 100 लोग हैं, ठीक है, तो 100 का एक लीडर था, सबके ऊपर काम कर रहा था, और डिपार्टमेंट है 3, चलो डिपार्टमेंट, हाँ 3 डिपार्टमेंट, चलो 3 डिपार्टमेंट लेके चलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 100 में से एक तो सबका लीडर है, ठीक है, अब उन 100 में से 3 लोग कुछ ऐसे निकालो, 99 बचे ना, उसमें 3 लोग कुछ ऐसे निकालो जो इन 3 डिपार्टमेंट्स के हेड होंगे, ठीक है, और अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, अपने डिपार्टमेंट के लिए पूरी काउंसिल के बिहाफ पे क्या कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। नहीं समझ में आया तो मैं बताती हूँ, देखो मान लो एक डिपार्टमेंट है कि बैग्स पे कलर होना है, तो अगर वो टॉप वाले लीडर पे जाएगा बार बार पूछने, ये ठीक है, कोई पर्सन अगर वहां पे कोई हेड नहीं है कि बताओ अब इस पे ग्रीन कलर करूं, ब्लैक कलर करूं, ब्लू कलर करूं, येलो कलर करूं, क्या काम होगा, वहां पे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस डिपार्टमेंट का एक हेड बना देते हैं, ठीक है, तो आपने एक हेड बना दिया, अब वो उस हेड से पूछेगा कि सर ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, येलो कलर, पिंक कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर, कौन सा कलर, तो ये सर जो है पूरे सबके बिहाफ पे, ठीक है, बता देंगे कि भाई येलो कलर कर दो बैग्स के ऊपर। तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट का, अपने एक एरिया का
पोर्टफोलियो मतलब एक स्पेसिफाइड एरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिस्टम होता है, ठीक है, कि एक एरिया है पर्टिकुलर, उस एरिया की आपको क्या मिल गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है। समझ में आ गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप क्या कर पाओगे, एडमिनिस्टर कर पाओगे। तो जो काउंसिल थी आपकी, उस काउंसिल के जो मेंबर्स थे, ठीक है, काउंसिल में तो आपके वॉइस रॉय उनके हेड थे, चेयरमैन थे, तो इनकी जो काउंसिल थी, इस काउंसिल के जो मेंबर थे उनको कुछ डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज बना दिया गया, और इंचार्ज बना दिया तो उनको बोला गया देखो आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से पूरी काउंसिल के बिहाफ पे क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, जैसा भी आपके लिए, आपके डिपार्टमेंट के लिए, आपके डिपार्टमेंट के हित में जो है वो रहे, ठीक है, आपके डिपार्टमेंट के लिए सही बैठे, अब उस हिसाब से ऑन द बिहाफ ऑफ द एंटायर काउंसिल यू कैन टेक दी डिसीजन। समझ में आ गया, ओके। देखो मैं दोबारा अगर इन फीचर्स को रिपीट करूंगी ना, रिवाइज कराने की कोशिश करूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी बेमतलब, ठीक है, कोई फायदा ही नहीं है उस चीज का। तो एक काम करते हैं, खुद से पढ़ लेना, कुछ भी वैसे पॉइंट मैंने यहाँ पे स्किप नहीं करा है, साथ में अगर चाहते हो तो एम लक्ष्मीकांत को ओपन कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से कुछ नोट्स आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। सो गाइस ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।